हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल डीडू वर्ल्ड में। तो इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स से रिलेटेड कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो कि आपके गोरखपुर विश्वविद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और बीएससी मैथ्स, बीएससी एमएलटी, बीएससी बीपीटी और बीटेक और साथ ही साथ आपके जितने भी ऐसे कोर्स हैं जिसमें आपका फिजिक्स पूछता है, उन सभी के लिए यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका सबसे पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है? तो अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण कौन सा होता है? आपके ऑप्शन है वायु में ध्वनि तरंगे, अंतरिक्ष में रेडियो तरंगे, प्रकाश किरणें या फिर अवरक्त लाल विकिरण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वायु में ध्वनि की जो तरंगे होती हैं बेसिकली वही अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। ठीक है, आगे है, निम्नलिखित में से कौन अनुप्रस्थ तरंग के रूप में गमन नहीं करता है? ठीक है, तो आपके ऑप्शन है हवा में अवरक्त तरंगे, निर्वात में अवरक्त तरंगे, स्प्रिंग में खींचकर छोड़ देने से उत्पन्न तरंगे तथा खींची हुई डोरी में उत्पन्न तरंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। स्प्रिंग में खींचकर छोड़ देने से उत्पन्न जो तरंगे होती हैं वह अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में गमन नहीं करती हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्न में से किन तरंगों की आवृत्ति सबसे कम होती है? देखिए, बहुत सारे बच्चे कमेंट करेंगे सर इंग्लिश में लाइए, तो आप लोग इसको गूगल पर सर्च टाइप करके देख लेंगे, क्योंकि इंग्लिश में मैं बनाने लगूंगा तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, और आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है। देखते हैं, तो किन तरंगों से आवृत्ति सबसे कम होती है, किन तरंगों की आवृत्ति सबसे कम होती है? तो आप सभी लोगों को पता होगा कि जो रेडियो तरंगे होती हैं उनकी जो आवृत्ति होती है वह सबसे कम होती है। ठीक है, आगे है, एक्स किरणों की तरंगदैर्ध्य की कोटि क्या होती है? तो जो एक्सरे होती हैं, ठीक है, एक्सरे होती हैं उनके जो तरंगदैर्ध्य होता है, ठीक है, उनकी कोटि क्या होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 एंगस्ट्रॉन होती है। ठीक है, और 1 एंगस्ट्रॉन मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर। आगे देखते हैं, एक तरंग की आवृत्ति 120 हर्ट्ज है। यदि तरंग की चाल इतना मीटर पर सेकेंड है तो तरंगों की तरंगदैर्ध्य क्या होगी? ठीक है, आपको लेम्डा की वैल्यू निकालना है। ठीक है, लेम्डा की वैल्यू आपको निकालना है। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहले आप लोग लेम्डा की वैल्यू निकालने के लिए, लेम्डा का फार्मूला क्या होता है? V/V/N। ठीक है, लेम्डा V/N। V कितना दिया गया आपका? 480। ठीक है, और N कितना दिया गया आपका? 120। यहाँ से आप लोग काटेंगे तो यह 4 बार में आ जाएगा, यानी कि लेम्डा की जो वैल्यू आएगी बेसिकली वह 4 आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, दो तरंगों की आवृत्तियों में 1:2 का अनुपात है, 1/2 का अनुपात है, तो उनके आवर्तकाल में क्या अनुपात होगा? तो आप सभी लोग जानते हैं कि n जो होता है वह इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है टी के, यानी कि यहाँ से आपका फार्मूला क्या बनता है? N1/N2 = T2/T1, क्योंकि इनडायरेक्टली है, डायरेक्टली रहता तो T1/T2 होता। तो यहाँ से आप लोग फार्मूला लग दीजिए, T2/T1 की वैल्यू निकालनी है और N1/N2 की वैल्यू दिया गया है। तो N1 की वैल्यू 2 है और N2 की वैल्यू आपका 1 है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 2:1, 2:1। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनुप्रस्थ तरंगे बन सकती हैं, तो अनुप्रस्थ तरंगे कहाँ पे बन सकती हैं? वायु में, जल में, केवल जल के तल पर, या फिर केवल ठोसों के तल तथा जल के तल पर। ठीक है, तो जो आपकी अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं वह सॉलिड तथा लिक्विड यानी कि जल के तल पर बनती हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी। आगे है, निम्नलिखित में से विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं हैं, तो कौन सी तरंगे आपकी विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं हैं? तो जो परासर्व तरंगे होती हैं वो विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं होती हैं। ठीक है, अगला है, एक सेकंड लोलक को ऐसे ग्रह पर ले जाया गया जहां गुरुत्वीय त्वरण g का मान पृथ्वी की अपेक्षा 1/9 है, वहां दोलन का आवर्तकाल क्या होगा? ठीक है, तो आवर्तकाल का फार्मूला होता है T = 2π
√L/G। ठीक है, और आपने पढ़ा होगा कि T इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√G के। तो यहाँ पे फिर से वैसे ही फार्मूला बनेगा, T1/T2 इक्वल टू क्या, √G2/G1। यही फार्मूला फिर से आपका बन जाएगा। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या था, T1/T2 इक्वल टू √G2/G1। तो यहाँ पे T1 की वैल्यू क्या है, 2 है, और T2 की वैल्यू हमको निकालना है, और साथ ही साथ G2 की वैल्यू दिया है 1/9G2। ठीक है, और G 1/9G, और नीचे G1 की वैल्यू G दिया गया है। ठीक है, तो इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो 2/T2 इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा, क्या आएगा इधर से आ जाएगा आपका 1/3 आ जाएगा। ठीक है, 1/3 आ जाएगा। तो इसको आप लोग इधर T2 की वैल्यू करेंगे तो 3 का इसमें मल्टीप्लाई होगा 2 में, तो यहाँ से आ जाएगा 6 क्या सेकेंड। ठीक है, 6 सेकेंड आपका आंसर आएगा। आप लोग फिर से वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं, इसका आंसर आएगा 6 सेकेंड। यही आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों की ऊर्जा का कारण क्या है। ठीक है, उनकी तरंग दैर्ध्य है, आवृत्ति है, विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। और आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यह रात के 12:30 बजे मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा आप सभी लोग। आप में से बहुत सारे लोग लाइक नहीं करते हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपके लिए कोई मेहनत इतना कर रहा है तो उसका फल आप सभी लोगों को देना चाहिए। ठीक है, इससे मोटिवेशन मिलता है और भी वीडियो बनाने का। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किस तरंग की तरंगदैर्ध्य अधिकतम होती है। तो आपको बताना है कि कौन सी ऐसी तरंग है जिसकी तरंगदैर्ध्य जो होती है वह वेवलेंथ जो होता है अधिकतम होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, रेडियो तरंगे। इसको तो मैंने एक बार और बताया था। देखिए यहाँ पे आवृत्ति सबसे कम होती है और यहाँ पर तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है। क्यों, क्योंकि आपका होता है λ इक्वल टू V/N। ठीक है, तो सॉरी हाँ ठीक है, λ इक्वल टू V/N होता है। तो आवृत्ति अगर कम होगी तो तरंगदैर्ध्य क्या होगा, अधिकतम होगा। और यहाँ पर पूछा था अधिकतम कौन सा होता है, मैंने गलती से लगता है कम बोल दिया था, मुझे अभी को पता चल रहा है। ठीक है, तो क्या होता है, जिसका λ कम होगा उसका, जिसका n कम होगा उसका λ ज़्यादा होगा, क्योंकि इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आपको पता है कि जो रेडियो तरंगे होती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति कम है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आवृत्ति जितना कम रहेगी या n जितना कम रहेगा उतना ही आपका λ ज़्यादा रहेगा, क्योंकि यह अपॉन में है, या जितना कम रहेगा उतनी वैल्यू ज़्यादा आएगी। तो सबसे ज़्यादा किसकी होती है, रेडियो तरंग की। तो दो चीज़ें हैं, आवृत्ति जो है, फ्रीक्वेंसी जो है, यह रेडियो तरंगे की क्या होती है, सबसे कम, और जो λ होता है, वेवलेंथ होता है, यह सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, किसकी, रेडियो तरंग की। अगला है, दैशिक संकेतों के लिए प्रयुक्त होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पराश्रव्य तरंगे। अगला है, यांत्रिक तरंगों की चाल किस पर निर्भर करती है। तो जो यांत्रिक तरंगे होती है उनकी जो चाल होती है वह माध्यम की प्रत्यास्थता और घनत्व दोनों पर निर्भर करता है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे है, यानी कि अगर मैं इंग्लिश में बताना चाहूँ तो डेंसिटी और विस्कोसिटी दोनों पर करती है। दोलन करती किसी वस्तु की आवृत्ति 5 प्रति सेकेंड लिखा है, यहाँ पे 5 मीटर या फिर कुछ और लिखना चाहिए था। ठीक है, 5 प्रति सेकेंड है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का मान दिया है 5 पर सेकेंड। उसका आवर्तकाल क्या होगा, यानी कि आपको टी की वैल्यू निकालनी है। तो फिर से वही फार्मूला, जो आवर्तकाल आपका होता है, आवर्तकाल होता है, आवर्तकाल इज इक्वल टू 1/, फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति, तो 1/5 यानी कि 0.2 सेकेंड, 0.2 सेकेंड। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा 0.2 सेकेंड पहला। आगे देखते हैं, घड़ी में घंटे वाली सुई का आवर्तकाल होता है। तो घड़ी में घंटे वाली सुई का आवर्तकाल आप लोग निकाल लीजिएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, क्या आएगा, 12 घंटे। तो इस तरीके से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे आपके आज के सारे प्रश्न खत्म होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और इसके बाद और भी वीडियो अपलोड होंगी
तो सभी को आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि यह आपके लिए एंट्रेंस एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।